आज हम इस क्लास में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है। यानी वाक्य क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं वाक्य के, इसको अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि वाक्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। वाक्य था जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं कि वाक्य है वो क्या है। तो देखिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में लिखा है, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी शब्द है वो सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब हो गया सधन अर्थ, सधन अर्थ यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्रमबद्ध यानी वो क्रम से होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए। अपनी मनमर्जी से हम जोड़ के शब्द नहीं बना सकते। उनका जो समूह बनता है उसको हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का जो समूह, जैसे हम लिखे राम घर जाता है, इस प्रकार ये एक वाक्य हुआ। तो इसके अंदर राम घर जाता ये एक जो शब्द थे, इन शब्दों का एक व्यवस्थित ऐसा हम लिखते जाता राम घर है, इस प्रकार करते तो वो एक अच्छा नहीं लगता, व्यवस्थित नहीं होता। तो कहने का मतलब इस परिभाषा से ये निकल के आ रहा है कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो। इससे पता चल रहा है कि जो राम नाम का जो व्यक्ति है वो अपने घर के लिए जा रहा है, ऐसा इससे हमारे को पता चलता है, आभास होता है, जानकारी मिलती है। इस आधार पर जो वाक्य के अंग किए गए वो दो किए गए, एक होता उद्देश्य वाक्य और एक होता विधेय वाक्य। तो इसको हम देखेंगे कि उद्देश्य वाक्य क्या होता है और विधेय वाक्य क्या होता है। तो देखिए उद्देश्य वाक्य, इसमें लिखा वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है। वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे हमने एक वाक्य लिया था राम घर जा रहा है, तो बात है वो राम के बारे में हो रही है। इसमें कर्ता, कर्ता कौन, घर जाने का काम कौन कर रहा था, राम कर रहा था, राम कर्ता हो गया। कर्ता कर्म और क्रिया, इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, अच्छे से बता दिया। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता भी होगा। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, उसमें सारी वीडियो आप कंटिन्यू जाकर उसको वॉच कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैंने पहले से ही करवा दिया है, तो उसकी सारी वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारी वीडियो है। और उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप टेलीग्राम से वो सारी जो फाइलें वो डाउनलोड कर सकते हो। तो कहने का मतलब उद्देश्य में इसमें कर्ता व कर्ता का विस्तार आता है। अब कर्ता और कर्ता का विस्तार यानी जो विशेषण होता है ना वो उद्देश्य में आता है। यानी एक तो कर्ता आ जाएगा और एक जो विशेषण होता है, जैसे राम सुंदर है, तो जो राम और सुंदर, राम कर्ता हो गया और सुंदर इस प्रकार, ठीक है। तो जो विशेषण जो वाक्य होते हैं वो जो बड़े वाक्य होते हैं उसमें जो विशेषण और जो कर्ता होता है वो हमारे उद्देश्य के अंदर आता है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया उद्देश्य में शामिल होता है कर्ता, विशेषण, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो अब कहने का मतलब इसमें से जो कर्ता और विशेषण है वो तो होते, क्रिया नहीं होती, तो छांटना होता है हमारे को। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछते। तो ये जो बारीक सी जो जानकारी होती, अब हमारे को यही ध्यान में रहे कि उद्देश्य वाक्य और विधेय वाक्य, वाक्य के दो अंग होते, तो इनसे काम नहीं चलेगा। इसका जो मेन जो मोटिव है वो भी समझना जरूरी होता है। फिर होता है विधेय वाक्य। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, इसमें क्रिया और क्रिया का विस्तार आता है। तो केवल क्रिया विशेषण हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म का विस्तार हो जाएगा, कारण है जो कारक होते हैं, अधिकरण है आदि विधेय में आते। अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो वाक्य होता है उस वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं, उसमें से उद्देश्य वाक्य होता है और एक विधेय वाक्य होता है। उद्देश्य के अंदर कर्ता आता है और विशेषण आता है, ठीक है। और विधेय जो होता है उसके अंदर जो उस उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, तो उसके अंदर हमारा क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, जो ये सारी जो चीजें कर्म वो सारे, यानी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कर्ता और जो विशेषण है वो तो उद्देश्य में आएंगे और बाकी जो पीछे जितने भी बचते हैं वो सारे हैं वो विधेय में काउंट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के प्रकारों की।
तो देखिए वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य के प्रकार है वो रचना और बनावट या आकार एक ही चीज है। आपसे पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, आकार के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, तो तीन ही प्रकार के, और वो तीनों एक ही चीज है, रचना, बनावट और आकार। उसके आधार पर वाक्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सरल वाक्य जिसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये सरल वाक्य ये तो समझ में आ जाता है, पर ये जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये आपको बहुत कंफ्यूजन करता है कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि मिश्र वाक्य कौन सा होता है और संयुक्त वाक्य कौन सा होता है। तो आज ये जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आज के बाद में आपके मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं पहले जो प्रकार है उसकी, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी जो साधारण सा वाक्य होता है जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम घर जा रहा है, सीता खाना बना रही, ऐसे जो साधारण वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते। ऐसा वाक्य भाव और विचार की दृष्टि से सुसंगठित होता है। देखिए उदाहरण में क्या दिया, दिनेश कल जयपुर जाएगा, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो कहने का मतलब उद्देश्य में जैसे मान लिया दिनेश आ गया, और विधेय के अंदर है वो कल जाएगा, जयपुर जाएगा, क्रिया सारे इसके अंदर आ जाते। तो दिनेश कल जयपुर जाएगा, राम और श्याम अच्छे मित्र है, राम पढ़ता है और मोहन लिखता है, मोहन आज परीक्षा देने के लिए जयपुर जाएगा। ऐसे जो वाक्य है वो साधारण वाक्य में काउंट होते हैं, जो पढ़ते हैं और बिल्कुल उनका सिंपल सा अर्थ निकलता है, एक वाक्य होते हैं। तो ये साधारण से वाक्य, इनको पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अच्छे से उसको देखोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए 3-4 उदाहरण ले लिए अलग अलग तरीके से। जैसे मान लिया आप जैसे बीच में यहाँ पर और आ गया या और आ गया, तो इससे आपको कंफ्यूजन पैदा हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लंबे वाक्य भी ले लिया कि दिनेश कल जयपुर जाएगा, ये छोटा था, राम और श्याम अच्छे मित्र है, तो भी ये साधारण, बीच में और आ गया फिर भी ये साधारण है। राम पढ़ता है और मोहन लिखता है, तो डबल क्रिया आ गई, तो भी ये साधारण है। मोहन आज परीक्षा देने के लिए जयपुर जाएगा। तो ये जो मैंने छोटे वाक्य भी लिए और बड़े वाक्य भी लिए कि आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जो मिश्र वाक्य और जो संयुक्त वाक्य, इसको अच्छे से समझना जरूरी होता है। देखिए मिश्र वाक्य, मिश्र का मतलब है जो मिश्रण होता है, इन दो मिले हुए होते हैं। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी एक तो मेन होता है मुख्य और एक उस पर आश्रित होता है, उपवाक्य होता है, उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है, अरस्तु ने कहा कि, यहां तक का जो वाक्य है वो प्रधान हो गया, अरस्तु ने कहा कि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो दो वाक्य इसके अंदर हो गए, एक इधर वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया। अरस्तु ने कहा कि, यहां पर हम थोड़ा रुकते हैं, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ऐसे वाक्य आएंगे। नोट क्या लिखा है, वह वाक्य जो योजक शब्दों से प्रारंभ होते आश्रित उपवाक्य कहलाते। योजक का मतलब ये जैसे की आया, ये योजक शब्द है, इसके बाद में जो प्रारंभ होते तो ये प्रधान है और ये आश्रित है। आपसे पूछ ले इनमें से आश्रित वाक्य कौन सा है, तो अरस्तु ने कहा ये प्रधान है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये है वो आश्रित है। समझ गए। आश्रित उपवाक्य के प्रकार 3, यानी जो ये आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, जैसे जो मिश्र वाक्य के अंदर, तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनके 3 भाग किए गए, वो कौन कौन से होते, उसके आधार पर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो मिश्र वाक्य है वो कौन कौन से है। तो आगे देखते हैं। पहला हमारा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जो आपने अच्छे से समझा भी होगा। अगर नहीं देखा तो क्लास है वो मेरे चैनल पे है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2nd ग्रेड की, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना कि हम यहाँ पर वही सिलेबस करेंगे जो हमारे 2nd ग्रेड में अलग से, बाकी 1st ग्रेड के अंदर जितने टॉपिक है जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो टॉपिक है वो हमने पहले कर लिए, तो उनको हम नहीं करेंगे। मैंने उसको 2nd ग्रेड की प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप अगर देखना चाहे तो वो वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हो, क्योंकि उसको बार बार हम नहीं करेंगे, तो वो वीडियो वहां पर है, वो चीजें आप वहां देख लीजिए। जो सिलेबस हमने पहले कर लिया वो सिलेबस हम नहीं करेंगे। 2nd ग्रेड में जो 1st ग्रेड से अलग जो टॉपिक है वही हम देखेंगे। तो देखिए संज्ञा उपवाक्य, वह आश्रित उपवाक्य जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चले, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को
संज्ञा कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी जो हमारे को जानकारी मिले वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है, राम ने कहा कि, ये योजक शब्द आ गया, राम ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये राम ने कहा ये प्रधान हो गया और ये आश्रित हो गया, दो वाक्य हो गए। और दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। दो वाक्य को जोड़कर बनाया इसलिए क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर जो योजक शब्द है ये आया कि। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि कैसे आप इसको पहचानोगे। नोट में लिखा, जो उपवाक्य की का मतलब छोटा की है, बड़े वाला की बात नहीं हो रही है। योजक शब्द से प्रारंभ होते संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते। तो ये कंफ्यूजन आपका यहाँ क्लियर हो गया कि आपको जो मिश्र वाक्य, उस मिश्र वाक्य में संज्ञा जो उपवाक्य पूछे, संज्ञा उपवाक्य पूछे तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर जो की योजक शब्द आया उसके बाद में कोई वाक्य प्रारंभ हुआ है, एक वाक्य इधर होगा, एक की के बाद में आएगा। देखो यहाँ पर योजक शब्द लगा हुआ है, तो उसके बाद में जो प्रारंभ होने वाला है वो मिश्र वाक्य तो है ही है, पर मिश्र वाक्य में भी कौन सा है, वो संज्ञा उपवाक्य। समझ गए। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान, ये नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। तो आपके इस वाक्य के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए। तो आपको संज्ञा उपवाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो की योजक शब्द से जो प्रारंभ होंगे वाक्य, जो छोटी की आएगी वो हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्योंकि विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो विशेषता बताने का जो काम करेंगे वो हमारे विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। वे लोग जिन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं होता आत्मावीन होते, इन लोगों की बात, इन जो वे लोग यानी ये लोग हैं, इन लोगों की यहाँ पर विशेषता बताइए, इन लोगों की विशेषता बताइए। क्या विशेषता बताइए, जिन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं होता वो आत्माविहीन होते हैं। ऐसे लोग हैं जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं होता है वो आत्माविहीन होते हैं, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। पहचान क्या है, जो, जिन्हें, जिनकी, जिसके, जिन्होंने, जिसे आदि से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे, जैसा जैसी नहीं आएंगे। ये आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। यानी पहचान के अंदर देखो यहाँ पर जिन्हें आया, वहां पर की आ रहा था, संज्ञा उपवाक्य में की आ रहा था, और यहाँ पर क्या आया, जिन्हें आया। तो जो, जिन्हें, जिनकी, जिसके, जिन्होंने, जिसे, ऐसे शब्द आएंगे वो हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जैसा और जैसी नहीं आएंगी, ध्यान में रखना आपको ये बात। नोट में लिखा, वे आश्रित उपवाक्य जो संबंधवाचक सर्वनाम से प्रारंभ होते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास है तो वो भी जाकर आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। जो सभी की जगह हम काम में लेते, जो और सो, मैंने बताया था आपको। तो ये कह रहा है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम से प्रारंभ होते हैं, तो जैसे जो, जिन्हें, जिनकी, जिनके, ये जो इनके ही एक रूप है तो वो कहलाते विशेषण उपवाक्य। तो ध्यान में रखना है कि आपको की से प्रारंभ हो तो वो संज्ञा वाला होगा, जो, जिन्हें, जिनके, जिसके, जिन्होंने, ऐसे जो वाक्य आएंगे उनसे प्रारंभ हो तो वो हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम है जो, जिन्हें, जिसकी, जिसके, जिन्होंने, जिसे आदि, ये ऊपर आ गए थे वही शब्द है। अब हमारा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़े हैं जो हमारे अभिकारी शब्द थे, तो अभिकारी शब्दों के अंदर हमने क्रिया विशेषण पढ़े, और क्रिया की 4 प्रकार से विशेषता बताई जाती है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। सामान्यतः क्रिया की स्थान, काल, रीति या तरीका या परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाती है। 4 प्रकार से वो क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अगर वो क्रिया विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, एक तो होता स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, जहां
यहाँ वहां, कहने का मतलब इससे स्थान का बोध होगा, हमारे उस जगह का पता चलेगा। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब तब का प्रयोग, तो इसके अंदर हमारे समय का पता चलेगा हमें। रीति या तरीका, यानी किस प्रकार कोई काम हुआ है, जैसे अचानक वर्षा हुई तो हमें पता चलेगा कैसे वर्षा हुई, अचानक हुई। वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसे वैसे का प्रयोग होगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके अंदर क्या होगा, जितने उतने का प्रयोग होगा, यानी परिमाण उसकी मात्रा का पता हमें चलेगा। तो इसके मैंने कुछ उदाहरण लिए, देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। तो जब का मतलब है जब, यानी समय का बोध हो रहा है, यानी कोई टाइम था, उस टाइम के हिसाब से। तो वाक्य को पढ़ोगे, वाक्य को पढ़ते आपको पता चल जाएगा। फिर आप उस ऑप्शन में देखोगे, यानी हमारा ए, ब, श और द, ये 4 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन के हिसाब से भी आप देखोगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ए नहीं हो सकता, श नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो आप देखते हैं, उसको काट दोगे, फिर 2 ऑप्शनों में कंफ्यूजन होगा कि अब इसके अंदर संज्ञा वाला आएगा, विशेषण वाला आएगा, ठीक है। तो ये आप उसको देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जहां गांठ तहां रस नहीं, तो जहां का मतलब एक स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, तो इसको वाक्य को पढ़ोगे वैसे हमें पता चल जाएगा। समझ रहे हो आप बात में? आगे देखो, आगे जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, तो इससे क्या है, इसके पता चल रहा है उसके व्यवहार का, उसके तरीके का, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य आएंगे जिसको आप देखोगे तो देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसकी, तो हमने जो मिश्र वाक्य थे, इन मिश्र वाक्य को अच्छे से पढ़ लिया। अगर की योजक चिन्ह आ जाए, की योजक चिन्ह आ जाए, तो हमारे को क्या करना है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य करना है। जो जिन्होंने ऐसे आ जाए तो हमारे को विशेषण आश्रित उपवाक्य करना है। और फिर जो क्रिया विशेषण उपवाक्य जो 4 प्रकार से बताई जाती है, तो ये हमारे हो गए मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरी बात है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की, जो है संयुक्त वाक्य। यानी 3 प्रकार के वाक्य थे, रचना, बनावट, आकार के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य के योग से निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते। अब देखिए, 2 वाक्य उसके अंदर भी आ रहे थे मिश्र वाक्य में, पर उसमें क्या था, एक प्रधान था, एक आश्रित था। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, एक तो आश्रित था और एक प्रधान था। तो प्रधान पे वो आश्रित था, जो की जिन्होंने इनसे वो आपस में टच होकर बना। इसमें क्या कह रहा है, स्वतंत्र उपवाक्य आएंगे, दोनों ही आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, जुड़े हुए तो होंगे पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे उसमें वाक्य की हम बात करें, अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने कहा, वो प्रधान वाक्य हो गया। अब वाक्य से हमें एक जिज्ञासा बनी रहती है, हम जानना चाहते हैं कि क्या कहा, अरस्तु ने कहा, पर क्या कहा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसे वो वाक्य की पूरा हो रहा है, वो मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हुए, अकेले से कोई अर्थ नहीं हुआ। तो एक प्रधान वाक्य हुआ और एक आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, स्वतंत्र रहेंगे वो। राम पढ़ने में अग्रणी है, और यहाँ पर देखो और जुड़ा हुआ है। वहां पर हम जो ऊपर मैंने साधारण वाक्य में बताया था ना, राम और श्याम पढ़ता है, तो वहां पर और आया, पर वो और अलग था, वो वाक्य एक ही था, वो वाक्य एक ही था, सिर्फ राम और श्याम दोनों को एक जगह करने का काम कर रहा था वो, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। आप समझो और आ गया तो इसमें डाल देते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए विद्यार्थी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। राम पढ़ने में अग्रणी है और श्याम खेल कूद में अव्वल है, तो और बीच में 2 वाक्यों में जुड़ा है, ये अलग है भाई। सिर्फ हम इतना ही पढ़े, राम पढ़ने में अग्रणी है, तो इससे वाक्य की पूर्ति हो रही है, हमें पता चल रहा है कि राम है वो पढ़ने में होशियार है, अच्छा है, आगे है, अग्रणी का मतलब होता है आगे। और इसको हम और न लगाएं और इसको अलग पढ़े, श्याम खेल कूद में अव्वल है, तो इससे भी हमारी पूर्ति हो रही है, हमारी जो जिज्ञासा वो शांत हो रही है। दोनों वाक्य स्वतंत्र है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं, सिर्फ हमने इसको जोड़ा है और लगा के, तो ऐसे वाक्य वो संयुक्त वाक्य, यानी संयुक्त कर दिया हमने इसको। अरस्तु एक महान दार्शनिक था, अरस्तु एक महान दार्शनिक था, तो इससे पता चल रहा है
उस वाले अरस्तुवा में, इसमें अरस्तु ने कहा, तो वहां पर एक हमारी जिज्ञासा है, यहाँ पर क्या, अरस्तु एक महान दार्शनिक था, तो ये वाक्य पूरा हो गया कि भाई अरस्तु एक महान दार्शनिक था, हमें एक अर्थ की प्राप्ति हो गई, हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर लेकिन लगा दिया, उसने कहा कि, अब देखो यहां से लेकिन से हमने जोड़ा है, अब वाक्य वो आ गया कि दर्शन के क्षेत्र में, यहां पर आया उसने कहा कि, तो उसने कहा कि यहां पर देखो दर्शन के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो अब देखो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि संयुक्त वाक्य के अंदर एक तो सरल वाक्य आ सकता है, सरल वाक्य के बाद में मिश्र वाक्य आ सकता है, मिश्र वाक्य आ सकता है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती। तो इसके अंदर अरस्तु ने कहा, अरस्तु एक महान दार्शनिक था, ये एक सरल वाक्य। अब आगे आया यहां से, लेकिन उसने कहा कि दर्शन के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप होना चाहिए, ये मिश्र वाक्य हो गया। तो कहने का मतलब संयुक्त सरल वाक्य और मिश्र वाक्य जुड़कर भी एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर सकते। दूसरी बात है सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य भी आ सकता है। ऊपर वाले में देखो, राम पढ़ने में अग्रणी है, श्याम खेल कूद में, दोनों सरल सरल वाक्य दोनों को जोड़कर हमने संयुक्त वाक्य बना ली। तो ये कंडीशनें भी आपको समझनी है। अब आप देख लो कि इसके अंदर की आ गया और आपके एक ही दिमाग में सेट हो रखी है कि सर ने बताया था कि की योजक चिन्ह आ जाए, छोटी की आ जाए तो हमारे को उसको मिश्र वाक्य कर देना है, पर ये मिश्र वाक्य नहीं है। समझ गए? आगे देखो, योजक शब्द और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन आदि, यानी ऐसे योजक शब्द है वो इसके अंदर काउंट होंगे, वो आएंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पर और आया था, यहाँ पर जैसे लेकिन आ गया था, तो ऐसे इसके अंदर योजक शब्द आदि लगाया मैंने, और भी आ सकते। तो ऐसे योजक लगभग यही आते हैं ज्यादा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। इनका आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। दो सरल वाक्यों के बीच में दोनों का अलग अलग अर्थ निकले, उसके बीच में भी ये शब्द आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य के बीच में आ जाए तो भी वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन तीनों को अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, और वो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार किए गए, उन 8 प्रकार को हम अच्छे से अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।